हेलो बच्चों। आज का जो हमारा चैप्टर है वो चैप्टर नंबर 12 है, 6 क्लास का। तो अभी तक हमने जानवरों के बारे में जाना, पेड़ पौधों के बारे में जाना, जो जीवित जंतु है उसके बारे में पढ़ा, जो जीवित नहीं है उसके बारे में पढ़ा, और भी विज्ञान के बारे में हमने समझा। अब ये जो हमारा ये इस 6 क्लास का लास्ट चैप्टर है साइंस का, तो इस चैप्टर को हम शुरुआत करते हैं। इस चैप्टर में आप सीखेंगे कि अर्थ के अलावा और क्या किन किन जगह साइंस प्रेजेंट है। मैं पहले ही बता चुका हूँ कि जितना भी ब्रह्मांड है हर जगह क्या है, साइंस है। ठीक है, सब किससे बना हुआ है? फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इसी से बना हुआ है। तो विज्ञान जो है वो हर जगह प्रेजेंट है। तो हम ये जो आखिरी चैप्टर है वो अर्थ के परे, यानी हम कहाँ जाएंगे? स्पेस, स्टार्स पे जाएंगे। ठीक है, सोलर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, और भी चीजों के बारे में आप जानोगे इस चैप्टर में। और ये तो सिर्फ आपके जानने की शुरुआत है। इसके आगे आप और इन चीजों के बारे में अपनी हायर क्लासेस में और ज्यादा इनके बारे में पढ़ोगे। ठीक है, तो आइए चैप्टर स्टार्ट करते हैं। इसका जो चैप्टर का नाम है वो पृथ्वी से परे, यानी बियॉन्ड अर्थ, मतलब अर्थ के परे, अर्थ के अलावा चीजें, या फिर अर्थ के भी ऊपर देख रहे हैं हम। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। नुब्रा लद्दाख का एक रमणीय क्षेत्र है। मतलब नुब्रा क्या है? एक लद्दाख का बहुत ही सुंदर सा शहर है। यहाँ एक गांव में 11 वर्ष की एक बालिका यांगडोल और उसका जुड़वा भाई दोरजे रहता है। कौन कौन? दो भाई बहन रहते हैं। ठीक है, अब उनके बीच में क्या बातें होती है हम वो देखते हैं। लद्दाख के क्षेत्र नुब्रा कुछ किस तरह दिखता है? इस तरह दिखता है। ऑफकोर्स लद्दाख के जितने भी क्षेत्र हैं वो पहाड़ी क्षेत्र हैं। ठीक है, वहां पे क्या रहती है? बर्फ रहती है। लद्दाख का जो टेम्परेचर है, जब हमने टेम्परेचर और ताप ये पढ़ा था तब मैंने बताया था आपको, लद्दाख का जो टेम्परेचर है वो माइनस में रहता है, जिस वजह से पहाड़ियों पे और हर जगह क्या जम जाता है, ठंड के टाइम बर्फ जम जाती है। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं ये चैप्टर। क्या उन्हें उन्हें उनके परिवेश में के गगनचुंबी पर्वत शिखरों और हिमनंदों से, पर्वत शिखरों यानी ऑफ कोर्स जो उनके हिमालय से, ठीक है, जो जितने पहाड़ है वो सब, हिमनदों से तो प्रेम है ही। हिमनदों यानी ग्लेशियर्स, हिमनदों यानी ग्लेशियर्स। ग्लेशियर्स क्या होते हैं? वो जो आपने देखा है कि जब अपन वाटर साइकिल पढ़ रहे थे तब देख रहे थे, जो पहाड़ी होता है, ठंडा पहाड़, ठीक है, जो पहाड़ था उसमें क्या जम जाती है? बर्फ जम जाती है। वो बर्फ पिघल के जो पानी निकलता है, और ये जो बर्फ से होती है, ठीक है, इनको क्या कहते हैं? ग्लेशियर्स कहते हैं। जो, ठीक है, तो प्रेम है, लेकिन जगमगाते तारों से भरे रात्रि आकाश को देखना उन्हें सबसे अधिक प्रिय है। मतलब सबसे ज्यादा क्या पसंद है उन्हें? रात में आकाश को देखना, जब तारे चमकते हैं। नुब्रा में मौसम लगभग बादल रहित रहता है। कैसा रहता है? बादल रहित, मतलब वहां वायु प्रदूषण एवं प्रकाश प्रदूषण न के बराबर होने के कारण रात में आकाश बहुत स्पष्ट दिखाई पड़ता है। मतलब वहां पे क्या है? कम पॉल्यूशन है। ठीक है, वहां पे पॉल्यूशन कम होने के कारण क्या रहता है? आसमान साफ रहता है। जैसे कि हम लोग शहर में रहते हैं, या फिर आप लोग भी शहर में रहते होंगे, तो आपने देखा होगा आपको मैक्सिमम टाइम, मतलब ज्यादातर टाइम आकाश क्या है? साफ नहीं दिखता, उसमें तारे बहुत कम दिखते हैं। पर जब आप लद्दाख या ऐसी कोई अच्छी जगह पे जाओगे जहाँ पे नेचर ज्यादा है, ठीक है, तो वहां पे जहाँ पॉल्यूशन बहुत कम है, वहां पे आपको स्टार्स एकदम विजिबल हो जाएंगे। ठीक है, अपने अर्थ से। योंग यांगडोल और दोरेज एक के बाद एक रातों तक तारों का अवलोकन करते हैं। मतलब देखते हैं तारों को, ठीक है, ऑब्जर्व करते हैं, और असीम विस्मय का अनुभव करते हैं। मतलब बहुत ज्यादा ऐसे बहुत खुश हो जाते हैं। ठीक है, बहुत प्रसन्न हो जाते हैं, बहुत ऐसे, मतलब एक्साइटेड, एक्साइटेड भी नहीं, पर बहुत ज्यादा मतलब सरप्राइज हो जाते हैं इन चीजों को देख के। बचपन से ही यांगडोल एवं दोरेचे अपने परिवार से बड़े सदस्यों से संबंध में रोचक कहानियां सुनते आए हैं। ठीक है, बहुत सारी कहानियां सुनते थे। उनके जो परिवार वाले उनसे क्या करते थे? पूछते थे। उन्होंने सुना कि प्राचीन काल में साफ आकाश में कुछ विशिष्ट तारे नुब्रा से होकर जाने वाले कारवा के लिए दिशा सूचक का काम करते थे। मतलब स्टार्स क्या करते थे? स्टार्स क्या करते थे? डायरेक्शन दिखाते थे। क्या दिखाते थे? डायरेक्शंस। जब पहले के जो लोग घूमने जाते थे ना, वो किससे डायरेक्शन देखते थे? स्टार से। जब क्या नहीं बना था? कंपास नहीं बना था, जब टेक्नोलॉजीज नहीं आई थी। ठीक है, दोनों बच्चे सोचते रहते हैं कि तारे न जाने कितने बड़े हैं। मतलब वो सोचते थे कि तारे कितने बड़े होंगे और कितनी दूर है, मतलब कितनी दूर तक होंगे तारे। उन्हें तारों के बीच कुछ ऐसे पैटर्न ढूंढने में आनंद आता था जो उन्हें कुछ परिचित वस्तुओं की याद दिलाते थे।
ठीक है, वो क्या करते हैं, जब भी वो स्टार्स को देखते थे तो एक पैटर्न बनाने का ट्राई करते थे। क्या आपने रात्रि आकाश में तारों को देखकर उसी प्रकाश की काल्पनिक रेखाओं द्वारा जोड़ने की कोशिश की है, जैसे हम बिंदुओं और रेखाओं को जोड़ने का चित्र बनाते हैं? मतलब क्या आपने ऐसा ट्राई किया है? तो देखो, जब भी आप स्टार्स देखोगे ना, तो उसमें कुछ ना कुछ पैटर्न्स बनते हैं। आपने भी अभी तक कुछ ना कुछ पैटर्न्स बनाए होंगे जब आप छोटे होंगे, या फिर देखते होंगे तारों को। देख, एक एक्सरसाइज है, इसमें क्या करना है आपको, आपको एक दिन बैठना है जिस दिन साफ आसमान हो, उस दिन तारों को देखना है। अपने मित्र को भी बोलिए कि तारों को देखे, ठीक है? अब सब अपने कॉपी में क्या बनाओगे, क्या पैटर्न आप देख पा रहे हो, या फिर लिखोगे कि क्या पैटर्न आप ऊपर स्टार्स में देख पा रहे हो, ठीक है? अपने सारे दोस्तों को बोलिए, फिर आप जितने भी अपने दोस्त हैं उनके साथ देखिए, मेजर करिए कि उन्होंने क्या सोचा, क्या अवलोकन किया, आपने क्या अवलोकन किया, क्या आपने तारों के बारे में सोचा, क्या क्या अलग पैटर्न बनाए, ठीक है? जिससे आपको तारों के बारे में और क्यूरियोसिटी होगी और जानने की इच्छा होगी। नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो है तारे और तारामंडल। तारे और तारामंडल यानी स्टार्स और कॉन्स्टलेशन। कॉन्स्टलेशन किसे कहते हैं? जितने भी हम इमेजिनेशन, जो स्टार्स को लेके जो इमेजिनेशन हम पैटर्न्स बनाते हैं, उनको क्या कहते हैं? कॉन्स्टलेशन कहते हैं। पहले के लोगों ने, बहुत सारे एस्ट्रोनॉमर्स ने बहुत सारे कॉन्स्टलेशन दिए हैं। इंडियन जो कहें रूट्स है, या फिर इंडियन जो कल्चर है, ठीक है, उसमें भी बहुत सारे स्टार्स के पैटर्न का यूज किया जाता है और चीजें देखने के लिए। वो अलग चीजें हम साइंस में पढ़ते हैं। हमें रात्रि आकाश में अनेक तारे दिखाई देते हैं। कुछ तारे चमकीले होते हैं और कुछ धुंधले होते हैं, ठीक है? तारे स्वयं से प्रकाश से चमकते हैं। कुछ तारों के समूह ऐसे पैटर्न बनाते हुए प्रतीत होते हैं जिनकी आकृतियां कुछ जानी पहचानी वस्तुओं से मिलती जुलती होती है। कुछ कुछ स्टार्स क्या करते हैं, कुछ पैटर्न्स बनाते हैं। हम जैसे कि कुछ स्टार्स को देख के कुछ पैटर्न्स बनाएंगे, तो जो हमने चीजें देखी है, इमेजिन करी है, उसी चीज के हम क्या बना पाते हैं, पैटर्न बना पाते हैं। किससे? स्टार से। इमेजिनेशन पैटर्न। बहुत समय पूर्व जब रात्रि आकाश का अवलोकन हमारे पूर्वजों का एक प्रमुख मनोरंजन साधन था। मतलब ये पैटर्न बनाना क्या था, बहुत मनोरंजन के लिए करा जाता था। उन्होंने तारों के एक पैटर्न की पहचान जंतुओं, वस्तुओं अथवा कहानियों के पात्रों के रूप में की। मतलब उन्होंने स्टार्स के जो कॉन्स्टलेशन होते हैं उनको किससे कम, ऐसे जानवरों के से लेके, वस्तुओं से लेके, और कुछ कहानियां भी उन्होंने इसके आधार पर कही। अनेक सभ्यताओं में पैटर्न के नाम उनकी अपनी कहानियां पर आधारित थे। मतलब पैटर्न जो बनाते थे वो, उनके नाम पे क्या रहती थी, कुछ कहानियां भी रहती थी। इन काल्पनिक आकृतियों ने आकाश में तारों को पहचानने में उनकी सहायता की। मतलब इन्होंने क्या करा, ये जो कॉन्स्टलेशन जो बनाए गए, इससे क्या कर सकते थे, हम तारों को इजीली रिप्रेजेंट कर सकते थे, यानी देख सकते थे, हम बता सकते थे कि ये तारा तारा कौन सा है, ये है। आगे और आप और तारों के बारे में जानेंगे, जैसे कि और कितने प्रकार के तारे होते हैं, या फिर और किस तरह के पैटर्न्स बनते हैं। तारों और उनके पैटर्न की पहचान प्राचीन काल में यात्रियों के लिए एक उपयोगी कौशल था। मतलब बहुत अच्छी स्किल थी। आधुनिक प्रौद्योगिकी के आगमन से पहले, चुंबकीय दिक्सूचों के आविष्कार से भी पहले, इन पैटर्न के नाविकों और अन्य यात्रियों को सागर में पृथ्वी पर दिशा ज्ञात करने में सहायता की। मतलब ये जो पैटर्न्स है, स्टार्स क्या करते हैं, स्टार्स डायरेक्शन, स्टार से क्या शो हो सकती है, डायरेक्शन शो हो सकती है, ठीक है? पहले जब कंपास आने के पहले और टेक्नोलॉजी आने के पहले, स्टार से ही क्या करा जाता था, स्टार्स के पैटर्न से डायरेक्शन देखी जाती थी कि कौन सी डायरेक्शन में हम चल रहे हैं या नहीं चल रहे। आज भी आपातकालीन स्थितियों में इसका उपयोग वैकल्पिक विधि में किया जाता है। मतलब आज के टाइम पे भी अगर इमरजेंसी हो तो इस स्किल का उपयोग किया जाता है। विभिन्न संस्कृतियों ने तारामंडल की परिसीमाओं को अलग अलग ढंग से निर्देशित किया है। मतलब उन्होंने क्या किया, आकाश को एक अलग से पैटर्न के रूप में ऐसे बांध दिया, जिसके अंदर क्या है, कॉन्स्टलेशन बने हुए हैं। इनको कितने टोटल 88 पार्ट में बांट दिया। 20वीं शताब्दी में पूर्व में अंतर्राष्ट्रीय खगोल संघ, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन, आईएयू, एस्ट्रोनॉमिकल जो एस्ट्रोफिजिक्स पे काम करती है, यानी स्पेस और भी चीजें, ने अंतर्राष्ट्रीय रहमती से तारामंडल की परिसीमाओं को परिभाषित किया। मतलब जो आकाश, उसकी क्या बना दी, कुछ बाउंड्रीज बना दी, वो भी इमेजिनरी बाउंड्रीज। अधिकार रूप में 88 तारामंडल सूचीबद्ध किए गए। मतलब 88 क्या करे गए, कॉन्स्टलेशन बताए गए।
और इस प्रकार के संपूर्ण आकाश को 88 क्षेत्रों में विभाजित कर दिया गया। मतलब पूरे जो छह आकाश है उसको 88 भाग में क्या कर दिया गया, डिवाइड कर दिया, क्योंकि कॉन्स्टलेशन कितने हैं 88। और आकाश के इन क्षेत्रों को अब तारामंडल के रूप में परिभाषित किया जाता है। मतलब इसे क्या कहा जाता है, कॉन्स्टलेशन कहा जाता है। पूर्व काल में तारा समूहों के पैटर्न के तारा मंडल कहा जाता था। तारों के समूहों को क्या कहा जाता था, तारा मंडल यानी कॉन्स्टलेशन कहा जाता था। वर्तमान में तारामंडल शब्द का अर्थ थोड़ा परिवर्तित हो गया है। आजकल तारामंडल आकाश में उस निश्चित क्षेत्र को कहते हैं जिसमें वे सभी तारे शामिल होते हैं जो उस क्षेत्र के अंदर आते हैं। मतलब किसी एरिया के अंदर कोई एक इमेजिनेशन एरिया के अंदर जितने स्टार्स आते हैं उसी को क्या कहते हैं, आजकल कॉन्स्टलेशन कहते हैं। क्योंकि तारों के ये पैटर्न ही सबसे पहले हमारी दृष्टि में आते हैं, इसलिए सामान्य तारामंडल शब्द का उपयोग तारों के समूह के रूप में भी किया जाता है। तारों के ऑफकोर्स तारे हमारी क्या आते हैं, नजर में आते हैं, इसलिए इन्हें कॉन्स्टलेशन भी कहा जाता है ना। तारों के पैटर्न्स को या फिर तारों के जो तारे एक साथ हैं उनको भी तारामंडल कह सकते हैं। चित्र 12.3 में कुछ तारामंडल दर्शाया गया है, मतलब कुछ कॉन्स्टलेशन। इनकी सहजता से पहचान की जा सकती है ने के लिए काल्पनिक रेखाओं द्वारा जोड़ा गया है। मतलब अगर कुछ स्टार्स है, ठीक है, उनको क्या करा गया है, ऐसे इमेजिनरी लाइंस के द्वारा क्या कर दिया गया है, जोड़ा गया है। तारामंडल ओरायन को प्राय शिकारी के रूप में निरुक्त किया है। मतलब ओरायन जो तारा उसको क्या कहते हैं, शिकारी यानी हंटर भी कहा गया है। इस तारामंडल के बीचों बीच तीन तारे हैं, वे शिकारी पेटी बेल्ट कहलाते हैं। तीन इस तरह तारे हैं जो लाइन से, उनको क्या कहते हैं, बेल्ट कहते हैं। कुछ लोग कल्पना करते हैं कि शिकारी ओरायन एक बैल तारामंडल वृक्ष का टॉरस से युद्ध कर रहा है। मतलब जो ओरायन है वो टॉरस से क्या कर रहा है, युद्ध कर रहा है, तथा ओरायन का कुत्ता तारामंडल के कैनिस मेजर उसके पीछे चल रहा है। कैनिस मेजर तारामंडल का तारा लुब्धक रात्रि आकाश का सबसे चमकीला तारा है। मतलब सीरियस जो तारा है वो तारा सबसे क्या है, चमकीला तारा है। सबसे ब्राइटेस्ट तारा कौन सा होता है, सीरियस। ठीक है, ये बात याद रखना, जीके के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अब हम कुछ पैटर्न्स को देख लेते हैं। जैसे कि ये बना हुआ है ओरायन, ओरायन की जो ये है, इसको ये तीन, इनको क्या कहा गया है बेल्ट। और ये इमेजिनेशन लाइन से इन तारों को क्या कर दिया गया है, जोड़ दिया गया है। ठीक है, आप अपनी बुक में भी देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। जैसे कि ये वृक्ष यानी टॉरस, टॉरस को भी क्या कर दिया गया है, जोड़ दिया गया है। ये कैनिस मेजर, इसको भी क्या कर दिया गया है, जोड़ी। और कैनिस मेजर में क्या होता है, सीरियस होता है। सीरियस क्या होता है, सबसे ब्राइट स्टार होता है। अब मैंने बताया था इन्हें 88 पार्ट में क्या कर दिया गया है, इस आकाश को डिवाइड। तो ये जो लाइन है, ये इमेजिनरी जो लाइन है, इससे क्या कर दिया गया है, हर एक कॉन्स्टलेशन को क्या कर दिया गया है, इस तरह डिवाइड कर दिया गया है, जिससे हम स्टार्स के जो कॉन्स्टलेशन है उसको क्या कर सके, पहचान कर सके। जब आपने अपनी बुक में देखेंगे तो आपको और अच्छे से दिखाई देगा और समझ में आएगा। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। भारतीय खगोल क्षेत्र में, मतलब भारतीय एस्ट्रोनॉमिकल में, नक्षत्र शब्द का उपयोग किसी तारे या तारामंडल के लिए किया गया है। नक्षत्र शब्द का उपयोग किस लिए किया गया है, किसी तारामंडल के लिए किया गया है ना, कॉन्स्टलेशन के लिए। आद्य नक्षत्र ओरायन तारामंडल के बिटलुज नाम का तारा, मतलब इसको क्या कहा है, बिटलुज। और कृतिका नक्षत्र वृक्ष तारामंडल के प्लायोडिस नाम के तारा समूह अल्डेब्रान वृक्ष तारामंडल के एक तारा है जिसे रोहिणी के रूप में जाना जाता है। मतलब वृक्ष तारामंडल को क्या कहा जाता है, रोहिणी भी कहा जाता है। वृक्ष यानी टॉरस, टॉरस को क्या कहा जाता है, रोहिणी। कहाँ पे, इंडियन एस्ट्रोनॉमिकल फिजिक्स में या फिर इंडियन एस्ट्रोनॉमी में। इस पैटर्न में क्या दिखाया गया है, तारों के चीजें दिखाई गई है, जैसे कि हम पढ़ते हैं। चित्र 12.4 में तारों के दो पैटर्न बिग डीपर और लिटिल डीपर, क्या बताएंगे, बिग डीपर और लिटिल डीपर दर्शाए गए हैं। बिग डीपर और लिटिल डीपर, बिग डीपर क्यों कहा गया है, बिग डीपर यानी ये इजीली दिख जाते हैं और ये थोड़े क्या होते हैं, ब्राइट होते हैं। ठीक है, ये जो होते हैं लिटिल डीपर क्या होते हैं, बहुत स्मॉल होते हैं, छोटे होते हैं। ठीक है, जैसे बिग डीपर इजीली दिखाई देते हैं और ब्राइट होते हैं, वैसे ही लिटिल डीपर स्मॉल स्टार्स होते हैं और कैसे होते हैं, थोड़े फेंट दिखाई देते हैं, यानी धुंधले दिखाई देते हैं। इसी चित्र में ध्रुव तारे को भी दर्शाया गया है, जो कि लिटिल डीपर का अंग है। किसका अंग है, लिटिल डीपर का। ध्रुव तारा आपने सुना ही होगा। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। ध्रुव तारा उत्तर दिशा में लगभग अचल दिखाई पड़ता है। अचल यानी
नॉर्थ साइड में क्या रहता है, रुका रहता है। इसकी सहायता से उत्तरी गोलार्ध में उत्तर दिशा की पहचान की जा सकती है। मतलब इसमें नॉर्थ हेमस्फीयर में नॉर्थ साइड देखी जा सकती है। मतलब जहाँ हमें कौन सा तारा दिखे, ध्रुव तारा, वो कौन सी साइड दिखेगी, हमें नॉर्थ साइड की डायरेक्शन दिखाएगी। आगे और देखते हैं, जैसे कि ये वाला है पैटर्न जो है, ये क्या है, सप्तऋषि। ये इसको क्या कहा है, बिग डीपर में है ये, और ये है स्मॉल डीपर में। और यहाँ पे क्या है, ये ध्रुव तारा है। इसको क्या कहते हैं, पोल स्टार भी कहते हैं, इंग्लिश में क्या कहते हैं, पोल स्टार। बिग डीपर तारामंडल अर्सा मेजर का अंग है, अर्सा मेजर का अंग है, जबकि लिटिल डीपर तारामंडल का अर्सा माइनर का अंग है। भारत में बिग डीपर को सप्तऋषि के नाम से जाना जाता है और पोल स्टार को ध्रुव तारा कहा जाता है। पोल स्टार को कहा जाता है ध्रुव तारा, और इसको सप्तऋषि के में रूप में, मतलब नाम में जाना जाता है। ठीक है, कुछ चीजें हो सकता है आपको समझ में ना आए, पर जब आगे की क्लासेस में जाएंगे तो इन चीजों के बारे में और समझेंगे और पढ़ाई करेंगे। हम रात्रि आकाश में इनमें से कुछ तारामंडल की पहचान कैसे कर सकते हैं, मतलब हम कैसे देख सकते हैं। ठीक है, हमें भी तो ये पैटर्न्स देखने हैं, अब हम कैसे देख सकते हैं। तारामंडलों में तारों के साथ जुड़ी सामान्य क्षेत्रीय कहानियों के अतिरिक्त भारत के अनेक वनवासी समुदायों एवं जनजातियों की भी उनके संबंध में अपनी स्वयं की कहानी है। मतलब सबने अपनी क्या बना के रखी, बहुत सारी स्टोरीज बना के रखी। आपने भी बहुत सारी स्टोरी सुनी होगी, जैसे कि ध्रुव तारे के बारे में कुछ स्टोरीज हैं, वो भी सुनी होगी। ठीक है, तो वो जैसे पोल स्टार, उदाहरण के लिए सप्तऋषि के वे चार तारे जो लगभग एक आयत जैसे आकृति बनाते हैं। मध्य भारत की जनजातियां उन्हें दादी माँ की चारपाई के रूप में देखती है। किसके रूप में, दादी माँ की चारपाई। और ऐसा मानती है कि तीनों तीन चोर अन्य तीन तारे इसे चुरा रहे हैं। कोकण तट में के मछुआरे इन्हीं चार तारों की कल्पना एक नाव के रूप में करते हैं, जिनके अंतिम के तीन तारे उस नाव की ग्रीवा हैं। क्या है, उस नाव की नेक है। ठीक है, तो सबकी अपनी अपनी क्या है, तारों को लेके क्या है, स्टोरीज है। जब आप अपने पेरेंट्स के पास भी जाएंगे तो उनकी जो दादी होगी, ग्रैंड पेरेंट्स होंगे, उन्होंने क्या होगा, उनको कुछ स्टोरीज सुनाई होगी। वो भी आप जाके कभी सुनिएगा, अपने पेरेंट्स के पास आज जाइएगा, जब जाएंगे तब अपने पेरेंट्स से पूछिएगा कि आपके पास स्टार्स को लेके क्या स्टोरी है, या फिर आपके जो दादी है, दादा, उन्होंने कुछ स्टोरीज बताई है क्या आपको। तो इससे आपको और स्टार्स के बारे में क्या होगी, उत्सुकता होगी, जिज्ञासा होगी, जिससे आप इन चीजों को और समझना चाहेंगे और समझ सकते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक है नाइट स्काई वॉचिंग। आपने कभी, आपके स्कूल में कभी नाइट स्काई वॉचिंग हुई क्या, मतलब रात में बुलाया गया है स्टार्स या किसी कॉन्स्टलेशन को देखने। नाइट स्काई वॉचिंग, यदि किसी रात आकाश में बादल ना हो तो वह बड़ी संख्या में तारे दिखाई दे सकते हैं। अगर आकाश में बादल ना हो और बादल नहीं होंगे तो क्या होंगे, बहुत सारे तारे दिखाएंगे। दूसरी, यदि आप किसी बड़े नगर में रहते हैं तो आप पाएंगे कि आकाश कभी कभार ही साफ होता है। क्यों होता है, क्योंकि वहां पे क्या होता है, पॉल्यूशन बहुत ज्यादा होता है। क्या होता है, पॉल्यूशन बहुत ज्यादा होता है, इसलिए अपन को मैक्सिमम टाइम जितने भी हम लोग शहर में रहते हैं उनको आसमान साफ नहीं दिखाई देता है। और रात्रि आकाश में केवल कुछ तारे ही दिखाई देते हैं। यह प्रकाश प्रदूषण, धुएं और धूल की विद्यमानता के कारण होते हैं। मतलब इन सब डस्ट पॉल्यूशन, रात्रि के समय अत्यधिक कृत्रिम प्रकाश की उपस्थिति को प्रकाश प्रदूषण कहा जाता है। मतलब जितनी डिम लाइट होगी, मतलब जितना लाइट कम होती है, उसको क्या कहते हैं, लाइट पॉल्यूशन कहा जाता है। गांवों अथवा उन क्षेत्रों में जहां प्रकाश प्रदूषण कम होता है, वहां बड़ी बड़ी संख्या में तारे देख सकते हैं। जब भी आप अपने गांव जाते होंगे, अगर कोई भी अपने विलेज से या फिर कोई ऐसी जगह जाता है, देखे जा सकते हैं, वहां बड़ी बड़ी संख्या में तारे देखे जा सकते हैं। जब भी आप अपने गांव जाते होंगे, या फिर जो भी गांव में रहते हैं, या फिर कहीं घूमने जाते हैं, जैसे कि लद्दाख, हिमाचल, या फिर जहाँ पहाड़ी एरिया, वहां पे पॉल्यूशन कम होता है, तो वहां पे आप क्या देख सकते हैं, या फिर जहाँ ज्यादा हरियाली, वहां पे क्या होता है, हमें रात के समय बहुत सारे स्टार्स दिखाई देते हैं। यह भी हो सकता है कि आपका घर ऊंचे भवनों और वृक्षों से घिरा हो, जिसके कारण आप अधिक बड़े क्षेत्र का अवलोकन ही कर नहीं पाते। रात्रि आकाश का सर्वोत्तम अवलोकन खुले अंधेरे स्थान में किया जाता है। मतलब जब खुला आसमान होता है और अंधेरे में किया जाता है रात के समय। विश्व स्तर पर प्रकाश प्रदूषण में वृद्धि हो रही है, मतलब प्रकाश प्रदूषण बढ़ता जा रहा है। अतः रात्रि आकाश के पिंडों के
अध्ययन और अवलोकन के आनंद में कमी आती जा रही है। मतलब रात्रि के जो जितने भी स्टार्स है, प्लैनेट्स है, उनके बारे में लोग कम पढ़ रहे हैं। विश्व भर में कुछ अंधेरे आकाश वाले संरक्षित क्षेत्र एवं उद्यान स्थापित किए गए हैं। इन संरक्षित क्षेत्रों में अनुसंधान हेतु आकाश में अंधेरे बनाए रखने के लिए प्रकाश प्रदूषण नियंत्रित किया जाता है। ऐसे संगठन भी है जो प्रकाश प्रदूषण के संबंध में लोगों को शिक्षित करने का काम करते हैं। जैसे कि हमें कुछ कुछ टेक्नोलॉजीज ऐसी बनाई गई, कुछ कुछ ऐसी चीजें करी गई है, पर मैक्सिमम अगर हमें अपनी जो लाइट पॉल्यूशन कम करना है, ठीक है, मेन किससे होता है ये, जब हम पॉल्यूशन करते हैं, यानी धुआं जलाते हैं कुछ या फिर ऐसा कुछ करते हैं, तो एक धुआं बनता है। वो क्या होता है, इससे पॉल्यूशन होके क्या होता है, हमें आसमान साफ नहीं दिखाई देता। हम जिस स्थान पर हो, क्या वहां से अपनी पसंद के किसी तारामंडल अथवा तारे को ढूंढने का प्रयास कर सकते हैं। सभी तारे और तारामंडल पृथ्वी के सभी स्थानों के और वर्ष की प्रत्येक रात में दिखाई नहीं देते, मतलब हर टाइम दिखाई नहीं देते। उदाहरण के लिए ध्रुव तारा पृथ्वी के दक्षिणी गोलार्ध से नहीं देखा जा सकता। किसी तारे या तारामंडल को पहचानने के लिए आपको यह जानना की आवश्यकता होती है कि यह तारामंडल कैसे दिखाई देता है और रात्रि आकाश में इनको कहाँ देखना चाहिए, मतलब रात में कहाँ देखना चाहिए। हर तारे को हम हर जगह से नहीं देख सकते, ठीक है, उसके लिए एक अलग टाइम होता है, एक अलग कॉन्स्टलेशन और जगह, क्योंकि हर एक कॉन्स्टलेशन अलग अलग है। किसी तारामंडल के पैटर्न के परिचित होने के लिए आप एवं चित्र चित्रों का उपयोग कर सकते हैं, यह जानने के लिए कि आपकी स्थिति के अनुसार कोई तारा आकाश में किस भाग में आप कब दिखाई पड़ेगा। आप आकाश मानचित्रण ऐप, मतलब कुछ ऐसी स्काई ऐप्स होती है जिसमें दिखा सकते, सहायता से ले सकते हैं, जिन्हें मोबाइल फोन पर डाउनलोड किया जा सकता है और फिर किसी अन्य ऑनलाइन संसाधन का उपयोग भी कर सकते हैं, मतलब कोई और वेबसाइट या कुछ। तारों तारामंडल एवं ग्रहों की मोबाइल फोन में पहचान हेतु स्काई मैप एक अत्यंत सुविधाजनक ऐप है। स्टेलरियम इस प्रकार का एक अन्य ऐप है। स्टेलरियम का कंप्यूटर रूपांतर अनेक विशेषताओं से युक्त है और इसे निशुल्क डाउनलोड किया जा सकता है। कौन सा एक सॉफ्टवेयर ऐप है? स्टेलरियम। आगे बढ़ते हैं, अब हम इस चैप्टर में और क्या देख सकते हैं। एक एक्सरसाइज है, वो हम पढ़ लेते हैं, है ना। ऑफ कोर्स ये आप जितनी भी एक्सरसाइज है आप घर जाके करने का ट्राई करा करो, क्योंकि जितना आप इन चीजों को एक्सपीरियंस कर सकते हो, है ना, एक्सरसाइज कर सकते हो, उससे आपको और चीजें क्या होगा, समझ में आएगा, उससे आपको और इन चीजों के बारे में नॉलेज होगा और चीजों को समझ पाएंगे। वयस्क के मार्गदर्शन में रात्रि आकाश अवलोकन हेतु किसी खुले और अंधेरे स्थान की पहचान कीजिए। मतलब किसी वयस्कों के मार्गदर्शन में रात्रि आकाश में अवलोकन हेतु किसी खुले और अंधेरे की पहचान कीजिए। यह स्थान कृत्रिम प्रकाश, ऊंचे भवनों और वृक्ष से दूर होना चाहिए, मतलब बहुत ज्यादा लाइट, ऊंचे भवन यानी बहुत बिल्डिंग और वृक्षों से दूर होना चाहिए। ऐप की सहायता से आप रात्रि आकाश में जिस पिंड का अवलोकन करना चाहते हैं उसी के अनुसार तिथि एवं समय का चयन कीजिए। मतलब क्या, तिथि और समय का एक ऐसा रात का चयन कीजिए जिसमें आकाश में ना तो बादल हो और ना ही चंद्रमा दिखाई दे रहा हो। कौन नहीं दिख रहा हो? चंद्रमा और बादल दोनों। विशेषकर तब जब आपको ध्रुव तारे की पहचान करनी हो, क्योंकि ध्रुव तारा बहुत चमकीला तारा होता है। ध्रुव तारा क्या होता है? बहुत चमकीला तारा होता है। आकाश के मानचित्र से युक्त कोई मोबाइल ऐप अवस्था जिन तारामंडलों को आप देखना चाहते हैं उनकी आकृतियां के प्रिंट आउट अपने पास रखना उपयोगी होगा। ठीक है, आप क्या कर सकते हैं, एक अंधेरी अच्छी जगह पे जा सकते हैं जहाँ पे आसमान साफ हो, ठीक है, बादल जिस दिन साफ हो, उस ऐप का यूज कर सकते हैं जिससे पैटर्न देख सकते हैं, यानी टाइम देख सकते हैं किस टाइम पे होगा। और जो आप कॉन्स्टलेशन देखने वाले हैं उसका क्या कर सकते हैं, आप प्रिंट आउट निकाल सकते हैं जिससे आपको इमेजिनेशन करने में ईजी होगा। दिशाएं ज्ञात करने के लिए एक चुंबकीय दिक्सूचक और प्रेक्षण लिखने एवं चित्र बनाने के लिए एक नोटबुक भी अपने साथ ले जाना है। ये चीजें अपने साथ क्या करनी है, कैरी करनी है। उसके बाद नियत दिन एवं समय किसी वयस्क के साथ उस निर्धारित स्थान पर जाइए जहां रात्रि आकाश का अवलोकन करना है। वहां पहुंचने के पश्चात लगभग आधा घंटा प्रतीक्षा कीजिए ताकि आपके नेत्र अंधेरे के अनुसार समंजित हो जाए, मतलब एडजस्टेबल हो जाए। आप रात्रि आकाश का और अच्छे से अवलोकन कर सकते हैं। ठीक है, ये एक्सरसाइज बहुत अच्छी है। आप इसमें क्या कर सकते हैं और एक्सपीरियंस कर सकते हैं कि कैसे कैसे आप कॉन्स्टलेशन के बारे में, स्टार्स के बारे में और जान सकते हैं। एक और एक्सरसाइज है,
सप्तऋषि को देखने के लिए ग्रीष्म ऋतु के दौरान मतलब गर्मी के टाइम पे लगभग 9 बजे आकाश का अवलोकन करें। इसके लिए आकाश के उत्तरी भाग में देखें और सप्तऋषि को पहचानें, मतलब नॉर्थन डायरेक्शन में देख के क्या करना है, सप्तऋषि को पहचानना है। उसके लिए क्या करेंगे, आप प्रिंट आउट ले लेंगे सप्तऋषि का, और आपको तब समझ में आएगा कि आप कैसे देख सकते हैं। सप्तऋषि सप्तऋषि है ना, बिग डीपर पहचानने में आ गया तो ध्रुव तारे की स्थिति जानने का प्रयास कीजिए। बिग डीपर के कप के अंतिम दो तारों को देखिए और इन्हें जोड़ने वाली एक सरल रेखा की कल्पना कीजिए। इस काल्पनिक रेखा को उत्तर की ओर आगे बढ़ाइए। इन तारों के बीच में दूरी लगभग 5 गुनी काल्पनिक रेखा एवं तारा दिखेगा। बहुत चमकीला नहीं होगा, यही ध्रुव तारा है, बहुत चमकीला नहीं होगा। इसी प्रकार आप रात्रि आकाश में चमकीला तारा मंडल ओरायन एवं इससे लुब्ध तारे की पहचान कर सकते हैं, यानी सीरियस तारे के भी अपन देख सकते हैं। मतलब हमें क्या करना है, सबसे इजी चीज है कि हम सबसे इजी एक्सरसाइज है, क्योंकि हमें क्या चाहिए, एक साफ आसमान चाहिए, एक ऑफ कोर्स प्रिंट आउट चाहिए, और कुछ कुछ चीजें चाहिए, जैसे कंपास हो गया, वो एप्स हो गई। तो उससे क्या होगा, आप तारों की चीजें देख सकते हैं, उसका अवलोकन कर सकते हैं। कौन सा तारा हमारे सबसे निकट है। भारत में ओरायन को ज्यादा अच्छी तरह दिसंबर या अप्रैल महीनों में सूर्यास्त के बाद देखा जा सकता है, अतः इसे इसी दौरान देखिए। ओरायन के लगभग बीच में एक छोटी सरल रेखा चमकदार तारे स्थित है, जिनकी कल्पना शिकारी के बेल्ट के रूप में किया गया है। सबसे पहले इन तारों को पहचानिए, क्योंकि ओरायन तारा मंडल की पहचान का यही सबसे सरल विधि है। मतलब जो 3 तारे लाइन से होंगे, आपने कभी ना कभी देखे होंगे, वो क्या होता है, ओरायन कॉन्स्टेलेशन होता है। कभी कभी आप नोटिस करने का ट्राई करिए, जाओ साफ आसमान के नीचे बैठो जब रात रात के टाइम पे, और देखो कि आपको क्या दिख रहा है, क्या पैटर्न्स आपको दिखाई दे रहे हैं। एक बार आपने ओरायन को पहचान लिया तो इसके पास स्थित अत्यंत चमकदार ताले लुब्धक को पहचानना आसान हो जाएगा। ठीक है, इससे क्या कर सकते हो, एक और एक्सरसाइज कर सकते हो। हमारा सौर परिवार, अब सोलर सिस्टम, सौर परिवार यानी सोलर सिस्टम। अब आप इतनी आगे, सोलर सिस्टम, सबसे पहले सूर्य, सेंटर ऑफ सोलर सिस्टम क्या होता है, सूर्य होता है। सूर्य एक तारा है। सूर्य को क्या कहा गया है, एक तारा कहा गया है, तारा कहा गया है। यह हमारे सबसे निकट का तारा है। सबसे निकट तारा कौन सा है, सूर्य। यह गैसों का एक अत्यंत ग्रष्म गोला है, मतलब बहुत गर्म गोला है, बहुत ज्यादा टेम्परेचर होता है सूर्य में, सबसे ज्यादा टेम्परेचर होता है। सूर्य अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा उत्सर्जित करता है, मतलब बहुत सारी एनर्जी छोड़ता है, हीट छोड़ता है, और यही कारण है कि यह इतना चमकदार होता है। सूर्य ऊष्मा एवं प्रकाश उत्पन्न करता है, जो पृथ्वी पर ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है। मतलब उससे क्या होती है, अर्थ को क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है, लाइट मिलती है। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं पिछले चैप्टर्स में, कि सूर्य एक इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारी प्रकृति का। सूर्य कितना विशाल है, व्यास में यह पृथ्वी से लगभग 100 गुना बड़ा है। मतलब जो इसका डायमीटर है, डायमीटर यानी क्या होता है, जो पूरा सर्कल है, मान लो ये इतना अर्थ है, ठीक है, ये जितना जितना बड़ा ये अर्थ है, उसमें कितने अर्थ आ सकते हैं, 100 गुना बड़ा। मतलब अगर 100 अर्थ में एक साथ कनेक्ट कर दूं, तब क्या बनेगा, एक सूर्य बनेगा लगभग। फिर भी यह हमें इतना छोटा दिखाई देता है, क्योंकि यह पृथ्वी से बहुत अधिक दूर पर है। कितनी दूर पर है, बहुत ज्यादा डिस्टेंस पर है अर्थ से। ठीक है, पृथ्वी से सूर्य की दूरी लगभग 15 करोड़ किलोमीटर है। कितने करोड़ किलोमीटर, 15 करोड़ करोड़ किलोमीटर। यह दूरी एक खगोलीय मात्रक, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट या एयू कहलाती है। जब भी अपन यूनिट कैलकुलेट करते हैं, जब मतलब एस्ट्रोफिजिक्स में, तो एयू के नाम से है ना, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। इन चीजों के बारे में भी आप आगे पढ़ेंगे, इन चीजों को सिर्फ अभी आप देखिए। इसका उपयोग सामान्यतः सौर परिवार की बड़ी बड़ी दूरियों की से सुविधा पूर्वक व्यक्त करने के लिए होता है। मतलब इनको बड़ी बड़ी जब डिस्टेंस नापते हैं, तो करोड़ों में नापने के लिए क्या करते हैं, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट का यूज करते हैं। आप जब आगे हायर क्लास में जाओगे, तो आप भी इन चीजों का यूज करोगे, इन अलग अलग यूनिट्स का और अलग अलग मतलब मेथड्स का यूज करोगे, जैसे कि एयू का। सूर्य को आकाश का सबसे अधिक चमकदार पिंड और पृथ्वी का
पर प्रकाश एवं ऊष्मा का स्रोत होने के कारण अधिकांश प्राचीन सभ्यताओं में देवता के पद से प्रतिष्ठित किया गया। किस नाम से कहा गया है? देवता। जैसे कि हिंदू में क्या कहा जाता है? सूर्य देवता। हमारा सूर्य भी एक तारा है। फिर ऐसा कैसे है कि सूर्य हमें बड़ा दिखाई देता है और इसका प्रकाश पूरे आकाश में फैला रहता है, जबकि अन्य तारे रात्रि आकाश में चमकदार बिंदुओं की तरह दिखाई पड़ते हैं और दिन के समय तो दिखाई नहीं देते। ये बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि अगर सूर्य भी एक तारा है तो हमें दिन में क्यों दिखाई देता है, हमें रात में क्यों नहीं दिखाई देता, और अगर सूर्य मतलब तारे तो स्टार्स हैं तो हमें दिन में क्यों नहीं दिखाई देता। अब हम इसके बारे में देखेंगे। सूर्य द्वारा प्रदान की गई ऊष्मा पृथ्वी को ऐसे ताप पर बनाए रखती है जिस पर जीवन संभव हो जाता है। सूर्य का प्रकाश पौधों की वृद्धि के लिए अनिवार्य है, जो मानवों एवं जंतुओं के भोजन एवं ऑक्सीजन प्रदान करता है। सूर्य जलवायु, ऋतु, मौसम, ये सब हम पढ़ चुके हैं पहले भी कि सूर्य हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है। अन्य तारों की तुलना में सूर्य हमारे बहुत समीप है, इसलिए यह अन्य तारों की तुलना में बहुत बड़ा दिखता है। सूर्य के अतिरिक्त अन्य सभी तारे हमसे बहुत अधिक दूर हैं, पर वे बिंदुओं जैसे दिखाई देते हैं। यद्यपि इनमें तारे सूर्य की तुलना में बहुत बड़े हैं। मतलब सूर्य के कंपेयर में जो स्टार्स होते हैं वो बहुत बड़े होते हैं, पर वो इतने ज्यादा करोड़ों डिस्टेंस दूर है, ठीक है, कि वो हमें बहुत छोटे से दिखाई देते हैं। दिन के समय सूर्य की चमक के कारण पृथ्वी के अन्य तारों को देख पाना संभव नहीं है। क्यों नहीं देख पाते? क्योंकि दिन के समय सूर्य इतना चमकता है कि हम तारों को देख नहीं सकते। और आपको पता, अब आप आगे पढ़ोगे क्या होता है। अर्थ क्या करता है? रिवॉल्व करता है, ठीक है। अर्थ रिवॉल्व कर रहा है सूर्य के आसपास, तो इसी कारण क्या होता है, हमें तारे दिखाई नहीं देते, क्योंकि एक टाइम क्या होता है, सूर्य का प्रकाश इतना ज्यादा आता है अर्थ पे कि हमें बाकी चीजें मतलब बाकी तारे दिखाई नहीं देते, क्योंकि सूर्य में बहुत ज्यादा प्रकाश है। सूर्य के बाद हमारे सबसे निकट जो है वो है प्रोक्सिमा सेंटाउरी, जो लगभग 2,69,000 एयू की दूरी पर स्थित है। इसका तात्पर्य है कि इसकी दूरी सूर्य से हमारी दूरी की लगभग 2,69,000 है। मतलब दूसरा कौन सा सबसे पास है? वो है। क्या आकाश में केवल तारे ही विद्यमान है या फिर अन्य पिंड भी है जिनकी और अभी तक हमारा ध्यान गया ही नहीं? मतलब क्या क्या पूरे ब्रह्मांड में सिर्फ स्टार्स और सन और अर्थ ही है? नहीं, क्या और भी कुछ चीजें हैं, और भी कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं ऐसे? तो हम पढ़ते हैं। आकाश में अन्य अनेक पिंड विद्यमान है। इनमें से कुछ पिंडों के साथ हमारी पृथ्वी और सूर्य मिलकर सौर परिवार यानी सोलर सिस्टम निर्मित करते हैं। मतलब और भी ज्यादा प्लैनेट्स हैं। अब आप आगे देखेंगे, इनमें से अधिकांश पिंड सूर्य के चारों ओर घूमते हैं। मतलब सूर्य के आसपास क्या करते हैं? परिक्रमा करते हैं, ठीक है। हम आगे देखेंगे अभी। अब हमारा टॉपिक आ गया ग्रह। ग्रह यानी होता है प्लैनेट्स। ग्रह को इंग्लिश में क्या कहते हैं? प्लैनेट्स कहते हैं। ग्रह एक विशाल और लगभग गोलाकार पिंड होता है, लगभग गोलाकार, जो सूर्य की परिक्रमा करता है। हमारी पृथ्वी भी एक ग्रह है, क्योंकि यह सूर्य के चारों ओर घूमती है। सूर्य की एक परिक्रमा पूरी करने में पृथ्वी को लगभग 1 वर्ष का समय लगता है। पृथ्वी की ही तरह अन्य ग्रह भी सूर्य की परिक्रमा करते हैं। मतलब मान लो अगर ये सूर्य है, ठीक है, अर्थ यहाँ पर है, तो इसको पूरा एक परिक्रमा करने में कितना लगता है? 1 ईयर लगता है, ठीक है। मान लो अगर ये 10 परिक्रमा कर ले तो कितने हो जाएंगे? 10 ईयर हो जाएंगे। इस तरह जो है सौर मंडल काम करता है। सूर्य की परिक्रमा करने के साथ साथ पृथ्वी अपने अक्ष पर भी घूर्णन भी करती है। मतलब सूर्य के आसपास तो घूमती है, पर पृथ्वी जो है, मान लो ये अर्थ है। अर्थ जो है ये अपनी एक्सिस पे भी घूमता है। मतलब ये इस तरह से गोल 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 इस तरह अपनी एक्सिस पे भी घूमता है और ऐसे भी घूमता है, ठीक है। वो आप अभी और आगे पढ़ोगे। जब वो अपनी एक्सेस पे पूरा एक राउंड लगा लेता है, ठीक है, मान लो जैसे कि मैं यहाँ हूँ और अगर मैं पूरा एक राउंड लगा के पीछे मुड़ के इधर आऊँ सब, तो ये अर्थ ऐसे राउंड जब करता है, इसको क्या कहते हैं? 24 घंटे कहते हैं। यानी जब पूरा अर्थ एक सर्कल करेगा तब कितने होंगे? 24 आवर्स। अपने अक्ष और एक बार पूरा घूमने पर पृथ्वी को 24 घंटे का समय लगता है, जो एक दिन कहलाता है। पृथ्वी की तरह ही अन्य ग्रह भी सूर्य की परिक्रमा करने के साथ साथ अपने अक्ष पर घूर्णन करते हैं। मतलब बाकी जितने प्लैनेट्स होते हैं वो भी क्या करते हैं? वहां घूमते हैं। इस विषय में और अधिक ज्ञान आप अगली कक्षा में प्राप्त करेंगे। मतलब आप जब नेक्स्ट क्लास में पहुंचेंगे तब आप इसके बारे में और समझेंगे और जानेंगे।
सूर्य से बढ़ती दूरी के क्रम में सौर परिवार में 8 ग्रह, कितने ग्रह हैं? 8। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस एवं वरुण। ये क्या है? प्लैनेट्स के हैं नाम। इनको इंग्लिश में कहा गया है मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। सूर्य के सबसे निकट 4 आंतरिक ग्रह है, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। मतलब मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ और मार्स आकार में छोटे हैं, मतलब छोटे हैं। उनकी सतह ठोस और चट्टानी है। मतलब क्या है? सतह क्या है उनकी? ठोस है, बहुत सॉलिड है और चट्टानी है। ये है सोलर सिस्टम। ठीक है, ये सोलर सिस्टम कुछ इस तरह दिखाई देता है। यहाँ पे क्या है? सूर्य है, ये है मर्क्यूरी, ठीक है, ये है वीनस, ये है अर्थ, ये है मार्स, ये है जुपिटर, ये है सैटर्न, ये है यूटेरस, ये है यूरेनस और ये है नेपच्यून। ठीक है, ये क्या होते हैं? अब ये अपने एक्सेस पे तो घूम रहे हैं, पर ये इसके सूर्य के आसपास भी घूम रहे हैं। ठीक है, ये सूर्य के आसपास क्या कर रहे हैं? घूम रहे हैं। जब अर्थ सूर्य के इतना, देखो ये घूम के आ जाएगी, जब यहाँ आएगी तब जाके क्या होगा? 1 ईयर होगा। जब ये खुद की एक्सेस पे घूमेगी तब क्या होगा? 24 घंटे होगा। ठीक है, सबसे बड़ा जो ग्रह होता है वो कौन सा ग्रह होता है? जुपिटर होता है। जुपिटर क्या होता है? सबसे बड़ा ग्रह है। अब आगे हम देखते हैं, ये हमने देख लिया। ये होते हैं एस्ट्रॉइड्स। एस्ट्रॉइड्स यानी होते हैं एक पत्थरों टाइप के होते हैं। ठीक है, अब एस्ट्रॉइड, इसको एस्ट्रॉइड बेल्ट भी कहा जाता है, ये हम आगे और देखेंगे। प्राचीन काल से ही बिना किसी प्रकाशिक यंत्र की सहायता से केवल आंख से देखने वाले ग्रहों के लिए भारत के विभिन्न भागों में भाषाओं के विभिन्न नामों का उपयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए बुध को मरकरी, शुक्र को वीनस, पृथ्वी को अर्थ, मार्स। ठीक है, ये मैंने नाम इंग्लिश में बता ही दिए आपको। शुक्र प्राय शुक्र प्राय भोर और संध्या के समय चमकता हुआ दिखाई देता है। मतलब जो शुक्र है, शुक्र यानी वीनस, हमें भोर और संध्या के समय क्या करता है? चमकता हुआ दिखाई देता है। सामान्यतः भोर का तारा या संध्या का तारा कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? भोर का तारा या संध्या का तारा। हालांकि यह तारा नहीं है। मंगल को लाल ग्रह कहा जाता है। मंगल को क्या कहा जाता है? मार्स को लाल ग्रह यानी रेड प्लेनेट, क्योंकि यह लाल रंग का दिखाई पड़ता है। किस रंग का दिखाई देता है? लाल रंग का दिखाई देता है। इसका कारण यह है कि मंगल ग्रह की मृदा का रंग लाल है। मतलब सॉइल का रंग क्या है? लाल है। जैसे कि मैंने बताया था, पृथ्वी पे लगभग 70 to 90% क्या है? वाटर है। पृथ्वी की सतह का एक बड़ा भाग पानी में ढका है, इसीलिए अंतरिक्ष से यह नीले रंग की दिखाई देती है। इस कारण पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहा जाता है, यानी नीला ग्रह, ब्लू ग्रह। सबसे बाहर 4 ग्रह हैं, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और वरुण। पृथ्वी की तुलना में यह बहुत बड़े हैं और अधिकांश गैस एवं बर्फ से बने। किससे बने हैं? गैस एवं बर्फ से। इन विशाल ग्रहों में के चारों ओर विशाल चपटी वलयाकार संरचनाएं हैं जो धूल एवं शैल पदार्थों से बनी है। जो धूल एवं शैल पदार्थ से बनी, मतलब जो ये प्लैनेट्स है ना, इनके आसपास एक रिंग है। ठीक है, एक रिंग दिखाई देगी आपको, जो क्या होती है? किससे बनी है? धूल और शैल पदार्थों से। ठीक है, डस्ट पार्टिकल और मटेरियल से। ग्रह अपने अधिकांश ऊर्जा सूर्य से प्राप्त करते हैं। किससे प्राप्त करते हैं? सूर्य से। अतः जो ग्रह सूर्य से जितनी अधिक दूर होता है, सामान्यतः वह ग्रह उतना ही ठंडा होता है। मतलब जो जितना दूर होता है वो उतना ठंडा होगा। मतलब सबसे गर्म क्या होगा? जो पास होता है मर्क्यूरी, और सबसे लास्ट में क्या होता है? नेपच्यून। तो सबसे ठंडा क्या होता है? नेपच्यून। यदि वायुमंडल होता है तो वह ऊष्मा को बाहर जाने से रोक सकता है, जिसके कारण उस ग्रह के ताप में बड़ा परिवर्तन आ सकता है। इसी कारण के शुक्र ग्रह बुध ग्रह की तुलना में सूर्य से अधिक दूरी पर होने के बाद भी उससे अधिक गर्म होता है। अधिकांश क्या होता है? ठंडा होता है। किसी ग्रह पर यदि वायुमंडल होता है, ठीक है, अगर किसी मंडल पर किसी भी ग्रह पर यदि वायुमंडल हो, वायुमंडल यानी एटमॉस्फेयर हो, ठीक है, तो वह ऊष्मा को बाहर जाने से रोक सकता है। मतलब ऊष्मा जो उसकी हीट एनर्जी होती है उसको बाहर जाने से रोक सकता है, जिसका कारण उसका ग्रह में ताप में बड़ा परिवर्तन आ सकता है। इसी कारण शुक्र ग्रह बुध ग्रह की तुलना में सूर्य से अधिक दूरी पर होने के बाद भी अधिक गर्म होता है। मतलब क्या होता है? वीनस जो होता है वो मर्क्यूरी से क्या होता है? हॉट होता है, मतलब ज्यादा गर्म
होता है। प्लूटो नाम का एक अन्य पिंड भी था बहुत पहले, एक और जो लास्ट 9वां एक और प्लेनेट था वो क्या था, प्लूटो, जो वरुण ग्रह की तुलना में दूरी अवस्था है और सूर्य की परिक्रमा कर रहा है। इसका आकार पृथ्वी के चंद्रमा के आकार से भी छोटा है। जब इसकी खोज हुई तो इसको सौर परिवार का एक ग्रह कहा गया था, किंतु बाद में जब उसके जैसे अन्य छोटे छोटे पिंडों की खोज हुई तो अंतर्राष्ट्रीय खगोल सहयोग मतलब आईएयू ने 2006 में किसी पिंड को ग्रह कहलाने के लिए आवश्यक शर्तों के पुनर्भाषित कर दिया, मतलब कुछ कंडीशन अप्लाई कर दी तभी वो, तो अब प्लूटो को क्या कहा जाता है, एक पिंड नहीं कहा जाता है, मतलब वो एक प्लेनेट नहीं है। जैसे हमने तारामंडल को पहचान किया उसी तरह किसी ग्रह को भी पहचान सकते हैं। ग्रहों के सबसे आसान शुक्र ग्रह को पहचानना होता है क्योंकि यह बहुत चमकदार होता है, यानी वीनस। सूर्य और चंद्रमा के बाद शुक्र ग्रह आकाश का सबसे अधिक चमकदार पिंड है। बुध, मंगल, बृहस्पति एवं शनि को भी बिना किसी प्रकाशित उपकरण की सहायता से देखा जा सकता है। यह ग्रह इतनी अधिक दूरी पर है कि तारों की तरह ही चमकते हैं, वे बिंदुओं जैसे दिखाई पड़ते हैं। फिर हम इन ग्रहों और तारों में भेद कैसे करते हैं? ग्रहों के विपरीत तारे अधिक टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं, मतलब तारे क्या करते हैं, टिमटिमाते हैं, और ग्रह क्या होते हैं, प्लैनेट सिर्फ लाइट्स दिखाते हैं, मतलब टिमटिमाते नहीं है। किसी ऐप की सहायता से आप शुक्र ग्रह को भोर अवस्था संध्या में देख सकते हैं। कैसे देख सकते हैं? अगर आप भोर के समय इसे देख रहे हैं तो सूर्योदय से पहले पूर्व दिशा में देखिए, मतलब ईस्ट साइड में देखिए, किससे, सूर्योदय से पहले। जब आप संध्या के समय देखे रहे तो सूर्यास्त के पश्चात पश्चिम दिशा में देखिए। आकाश के कुछ पिंडों को बिना किसी सहायता से केवल आंखों से देखा जा सकता है, किंतु द्वैन दूरबीन यानी बाइनोकुलर एक ऐसा जैसे माइक्रोस्कोप होता है छोटे पार्टिकल्स को देखने के लिए, जैसे ये होता है स्टार्स और प्लैनेट को देखने के लिए, ये बाइनोकुलर दूरदर्शन कहते हैं इसे। ये टेलीस्कोप नामक यंत्र का उपयोग करने के लिए अधिक चमकदार और बड़े दिखाई देने लगते हैं। दूरदर्शन यंत्र ऐसे अनेक धुंधले पिंड को देखने में भी हमारी सहायता करता है। इससे स्टार्स, प्लैनेट, एस्ट्रोफिजिक्स में इसका बहुत यूज होता है, मतलब एस्ट्रोनॉमर्स इसका बहुत यूज करते हैं। उपकरण के केवल आंखों को दिखाई द्वारा नहीं देता। जब भी आपके क्षेत्र में कोई रात्रि आकाश दर्शन का कार्यक्रम आयोजित किया जाता है तो आपके दूरदर्शन यात्री के आकाश का अवलोकन करने का अवसर प्राप्त हो सकता है। मतलब अगर कोई स्कूल में अगर ऐसा किया गया, जैसे कि दूरदर्शन के दूरदर्शी जो होता है उसके द्वारा, टेलीस्कोप के द्वारा देखा गया, तो आप जाके उसमें देख सकते हैं। तो आप बहुत सारे प्लेनेट्स, बहुत सारे स्टार्स, आपको कॉन्स्टलेशंस आपको अलग अलग और क्लियरली दिखाई देंगे। वैसे तो वो इधर से दिखाई देते हैं पर और चीजें क्लियर होगी। अनेक उच्च शिक्षा संस्थान, विद्यालय विद्यार्थियों के लिए रात्रि आकाश अवलोकन गतिविधियों का आयोजन करते हैं। देश भर में ऐसा होता रहता है। ठीक है। प्राकृतिक उपग्रह, नेक्स्ट टॉपिक हमारा है प्राकृतिक उपग्रह, नेचुरल सैटेलाइट्स। अभी नेचुरल सैटेलाइट्स तो आपको पता ही है, ठीक है, जो हम आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स बता रहे हैं। पर ये नेचुरल सैटेलाइट क्या होती है, अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे। ग्रहों की परिक्रमा करने वाले पिंडों को सामान्यतः उपग्रह कहा जाता है, मतलब जो प्लैनेट्स के अराउंड रिवॉल्व करते हैं उनको क्या कहा जाता है, उपग्रह, यानी नेचुरल सैटेलाइट। वे आकार में ग्रहों की तुलना से छोटे होते हैं। ग्रहों के प्राकृतिक उपग्रह को चंद्रमा कहा जाता है। ग्रहों के प्राकृतिक जो उपग्रह होते हैं उनको कहा जाता है, चंद्रमा कहा जाता है, यानी मून। पृथ्वी का एक चंद्रमा है, जबकि मंगल के दो चंद्रमा है। मंगल के कितने हैं, दो। पृथ्वी का कितना है, एक। बृहस्पति, शनि, सूर्य ग्रहणों के भी कई चंद्रमा है, मतलब कुछ ग्रह होते हैं उसके आसपास भी क्या होते हैं, कुछ छोटे छोटे पिंड जो है वो रिवॉल्व करते हैं, उनको क्या कहा जाता है, मून कहा जाता है। जैसे कि हमारा भी एक मून है जिसे चंदा मामा कहा जाता है। चंद्रमा, चंद्रमा के बारे में पढ़ते हैं। कोई ऐसा पिंड जो अपने से बहुत बड़े पिंड की परिक्रमा करता है तो उसे भी उपग्रह कहा जाता है। उदाहरण के लिए पृथ्वी को सूर्य का उपग्रह कहा जाता है। पृथ्वी को क्या कहा जाता है, सूर्य का उपग्रह। चंद्रमा पृथ्वी से लगभग 3,84,000 किलोमीटर की दूरी पर है। ठीक है, इतना दूर पर क्या है, एक चंद्रमा है। चंद्रमा पृथ्वी प्राकृतिक माना मून, प्राकृतिक प्राथमिक प्राकृतिक उपग्रह चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा पूरी करने में लगभग 27 दिन का समय लेता है। मतलब क्या करता है वो, जब ये जैसे कि अर्थ है, जैसे कि अर्थ है
और ये मून है। मून जब पूरा एक राउंड लेगा तो कितने दिन में लेगा? 27 दिन में। यह अंतरिक्ष से हमारे निकटतम पड़ोसी है। पृथ्वी में विपरीत चंद्रमा एवं वायुमंडल न के बराबर है। पृथ्वी की तुलना में चंद्रमा कितना बड़ा है? चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास से लगभग एक चौथाई है। मतलब पृथ्वी के बराबर मतलब पृथ्वी को जब 4 बार भागों में बांट देंगे तो उसका जो एक भाग निकलेगा वो उतना क्या है? चंद्रमा है। चंद्रमा की सतह पर वृत्ताकार कटोरेनुमा संचारण दिखाई पड़ती है। मतलब बहुत सारे छेद दिखाई देते हैं। आप यहाँ से भी हमें दिखाई देता है, ऐसा लगता है उसके अंदर क्या बनी हुई? बहुत सारे छेद या आकृति है जिन्हें क्रेटर कहते हैं। इनमें से अधिकांश ग्रत अंतरिक्ष से आई चट्टानों के अथवा द्रुत गहरों के आघात से बने हैं। मतलब बहुत सारे एस्ट्रॉइड या कुछ गिरते हैं तब। चंद्र पर वायुमंडल, जल अथवा जीवन विद्यमान न होने के कारण ये विशिष्ट संरचनाएं उसकी सतह पर लंबे समय से बनी हुई है। मतलब वहां पे क्या नहीं है? लाइफ नहीं है, वहां पे पानी वानी नहीं है, तो ये बने हुए हैं। ठीक है, ये चीजें उधर बनी हुई हैं। ये देखो, ये दिखाई दे रहा है हमें, इस तरह छेद दिखाई देते हैं चंद्रमा के ऊपर। यद्यपि चंद्रमा बहुत दूर है, फिर भी मनुष्य चंद्रमा को अधिक अच्छी तरह से देख तरह है समझने और खोजबीन करने में के लिए इस प्रकार अंतरिक्ष यान भेजे हैं। मतलब बहुत सारे हमने देखा होगा, बहुत सारे हमने रॉकेट भेजे। भारत ने भी चंद्रमा के अध्ययन के लिए 3 चंद्रयान अभियान पूरे कर लिए हैं और चौथे की तैयारी चल रही है। ठीक है, चंद्रमा संबंधित हमारी जानकारी में वृद्धि के लिए चंद्रमा पर भारत का पहला अभियान चंद्रयान 2001 में छोड़ा गया था, दूसरा 2019 में और तीसरा 2023 में। इसका लैंडर विक्रम जो अपने साथ रोवर प्रज्ञान को लेकर गया था, आसानी से 2023 को चंद्रमा की सतह पर उतर गया। इस मिशन के साथ ही भारत चंद्रमा की दक्षिण ध्रुव के निकट उपकरण उतारने वाला विश्व का पहला देश बन गया। इस सफलता को रेखांकित करने के लिए भारत सरकार द्वारा घोषणा की गई 23 अगस्त भारत में राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में मनाया जाएगा। एक चौथे मिशन चंद्रयान 4 की योजना बनाई जा रही है। ठीक है, इससे क्या लगता है हम कितना ज्यादा स्पेस को जान सकते हैं, कितना ज्यादा इन चीजों को जान सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है क्षुद्र ग्रह। क्षुद्र ग्रह यानी होते हैं एस्ट्रॉइड्स। अब एस्ट्रॉइड्स क्या होते हैं? मैंने पहले भी एक उधर बताया था जब सोलर सिस्टम बताया था। एस्ट्रॉइड्स सूर्य और ग्रह लगभग गोलाकार आकृति के होते हैं। सौर परिवार में ऐसे अनेक छोटे पिंड है जो चट्टानी है और अनियमित आकार के हैं। मतलब किसी भी शेप, डिफरेंट शेप के हैं। ये क्षुद्र ग्रह कहलाते हैं। इनमें से अनेक क्षुद्र ग्रह मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच अपने अपने पथों पर सूर्य की परिक्रमा करते हैं। मतलब सूर्य की क्या करते हैं? परिक्रमा करते हैं। यह छेद क्षुद्र ग्रह पट्टी कहलाता है। कभी कभी कुछ क्षुद्र ग्रह पृथ्वी के बहुत पास से गुजरते हैं। मतलब बहुत सारे एस्ट्रॉइड, जब आपने सुना होगा कि कुछ एस्ट्रॉइड हमारे पृथ्वी के आसपास आ रहे हैं या हमारी पृथ्वी पे गिरने वाले हैं, तो ऐसे दिखाई देते हैं। अब क्या होता है, हम पढ़ेंगे कॉमेट्स के बारे में। धूमकेतु यानी कॉमेट। आपने कभी ना कभी अपनी लाइफ में कॉमेट तो देखा होगा, है ना? कभी कभी सौर परिवार के बाहरी क्षेत्रों में कुछ आगंतुक पिंड हमारे सौर परिवार में आते हैं। मतलब कुछ कुछ एस्ट्रॉइड्स आते हैं, कुछ आते हैं। लंबी पूंछ वाले इन पिंडों को धूमकेतु कहा गया है। इस तरह दिखाई देता है। धूमकेतु किस तरह दिखाई देता है? इस तरह। ये धूल, गैस, पत्थर के टुकड़े और बर्फ के बने होते हैं। जैसे ही कोई धूमकेतु सूर्य के निकट पहुंचता है, इनमें जमे हुए पदार्थ वाष्पित होने लगते हैं और ये वाष्पित पदार्थ धूमकेतु की पूंछ बनाता है। जैसे धूमकेतु सूर्य से दूर जाते हैं वे धुंधले दिखाई देने लगते हैं। मतलब कैसे जाते हैं? सूर्य से दूर तो धुंधले दिखाई देने लगते हैं और इस सीमा के बाद उन्हें बिना किसी प्रकाशित उपकरण के केवल आंख से देख पाना संभव नहीं हो पाता। मतलब उसके बाद उन्हें देख नहीं सकते। सूर्य की परिक्रमा करने वाले कई धूमकेतुओं का पता लगाया जा चुका है। ये धूमकेतु नियत समयावधि के बाद सूर्य के निकट आते हैं। मतलब एक तथापि कुछ ऐसे धूमकेतु भी हैं जो सौर परिवार में पलायन कर जाते हैं। मतलब सौर परिवार में क्या हो जाते हैं? पलायन, यानी उसके अंदर चले जाते हैं। कुछ अन्य धूमकेतु टूट जाते हैं, सूर्य तथा अन्य ग्रहों के पास पहुंचने पर उनमें गिर जाते हैं। मतलब उनमें गिर जाते हैं। जैसे कि मार्स में हमने देखा, उसमें कितने सारे छेद थे, उसमें कितने सारे एस्ट्रॉइड्स गिरे थे। इसलिए हमने उन पिंडों के बारे में जाना जो मिलकर सौर परिवार में बनते हैं। वह पिंड कौन कौन से हैं? सूर्य, 8 ग्रह, उनके उपग्रह और अनेक अपेक्षाग्रह छोटे पिंड जिनसे क्षुद्र ग्रह धूमकेतु शामिल है। ये सब मिलकर सौर परिवार कहलाते हैं। मतलब इन सबको क्या कहते हैं? सोलर सिस्टम कहते हैं। एक प्रसिद्ध धूमकेतु
हेली हेलिस कॉमेट कहते हैं, जो कब आता है 76 ईयर के बाद आता है। पिछली बार हेलिस कॉमेट कब दिखाई दिया था? 1986 में दिखाई दिया था। ठीक है, अब 1986 में दिखाई दिया था, तो नेक्स्ट कब दिखाई देगा? आप 76 करेंगे तो 2062। ठीक है, अब कब दिखाई देगा? 2062 में दिखाई देगा। ठीक है, नेक्स्ट हेलिस कॉमेट अगर देखने के लिए आप लोग रहोगे, आप लोग जिंदा रहोगे तो आपको नेक्स्ट हेलिस कॉमेट दिखेगा 2062 में। हमारा तारा सूर्य सौर परिवार का सबसे बड़ा है, सबसे भारी पिंड है। सौर परिवार में उपलब्ध लगभग संपूर्ण ऊर्जा का जनक सूर्य है। मतलब सबसे ज्यादा एनर्जी किसके पास होती है? सूर्य के पास होती है। हमारे सौर परिवार में अन्य सभी पिंड सूर्य के प्रकाश और उनकी सतह से परिवर्तित करते हैं और इसी कारण ये चमकदार है। ठीक है, उसी से क्या लेते हैं? एनर्जी लेते हैं। उसी संस्कृत तथा कुछ अन्य भारतीय भाषाओं में कॉमेट को धूमकेतु कहते हैं। भारत के विभिन्न जनजातियों इसे पुच्छियता, पूछ वाला तारा अथवा झेड़िया, झेड़ जैसा भी कहते हैं। ठीक है, हर जगह चीजों की क्या है? अलग अलग कहानी है। मंदाकिनी आकाश गंगा, मंदाकिनी आकाश गंगा यानी होता है मिल्की वे। क्या होता है? मिल्की वे। चंद्रमा विहीन रात्रि आकाश में शहर की रोशनी से दूर किसी अंधेरे स्थान से अवलोकन करे तो आकाश में उत्तर के पास दक्षिण तक व्याप्त आकाश की एक धुंधली पट्टी दिखाई देती है। यह आकाश गंगा नाम से वह मंदाकिनी जिसमें हम रहते हैं। एक मंदाकिनी में करोड़ों से लेकर अरबों तक तारे होते हैं। हमारे सौर परिवार मंदाकिनी आकाश गंगा का ही है। मतलब क्या होता है? जैसे कि हम क्या है, सोलर सिस्टम का पार्ट है। ठीक है, वो तो एक छोटा है, पर हम जिसके अंदर रहते हैं वो क्या है? एक मिल्की वे। ठीक है, मिल्की वे के अंदर ये सब है। अब मिल्की वे में क्या है? करोड़ों स्टार्स, प्लैनेट्स और बहुत सारी चीजें हैं। तो इसीलिए क्या गया है, मिल्की वे एक, मतलब समझ लो एक ऐसा एरिया जिसके अंदर पूरा सोलर सिस्टम भी है, करोड़ों प्लैनेट्स भी हैं, बहुत सारी स्पेस है। ठीक है, नेक्स्ट मिल्की वे की अगर फोटो होगी तो देखो, ये लद्दाख में एक अत्यंत अंधेरे स्थान पर दिखने वाली मंदाकिनी आकाशगंगा, ये देखो ये ऐसे दिखाई देती है। लद्दाख में दिखाई देती है, मेनली लद्दाख में कभी कभी देख सकते हैं। ब्रह्मांड, जब भी आप नेट पर सर्च करोगे मिल्की वे के बारे में तो आपको कुछ कुछ चीजें दिखाई देगी। जैसे कि मान लो अपन कुछ मिल्की वे की लाइंस कुछ इस तरह दिखाई देती है। ठीक है, ये लाइंस, ये ऐसे मिल्की वे की लाइन दिखाई देती है ना? बहुत कम दिखाई देती है, हाँ इस तरह। ठीक है, तो हम समझ गए कि क्या है। ठीक है, मिल्की वे की लाइन। अब हमारे टॉपिक पे आते हैं। नेक्स्ट है ब्रह्मांड। ब्रह्मांड यानी यूनिवर्स। अब हमारा जो पूरा एक यूनिवर्स है, ठीक है, यूनिवर्स के अंदर क्या है? ये मिल्की वे है। मिल्की वे के अंदर क्या है? सोलर सिस्टम है। मिल्की वे के अंदर करोड़ों प्लैनेट्स है। ब्रह्मांड के अंदर करोड़ों और भी प्लैनेट्स हैं। हमारी मंदाकिनी से परे ब्राह्य अंतरिक्ष में बहुत सारी मंदाकिनियां हैं। मतलब बहुत सारी क्या है? मिल्की वेज है। तारों मंदा तारों, मंदाकिनियों और ब्रह्मांड के रहस्यों को समझने के लिए वैज्ञानिक उनका अध्ययन करते हैं। मतलब एस्ट्रोफिजिक्स जो होते हैं, जो बहुत सारे वैज्ञानिक होते हैं, वो इनकी पढ़ाई करते हैं, उनके बारे में परीक्षण करते हैं। हम अभी तक नहीं जानते कि ब्रह्मांड के कहीं और जीवन है या नहीं। हमें ये नहीं पता है कि ब्रह्मांड में, मतलब पूरे ब्रह्मांड इतना बड़ा है तो कहीं जीवन है भी या नहीं। मंदाकिनी ने अन्य ग्रहों को खोजे की गई और अपने तारों की परिक्रमा कर रहे हैं। अभी तक वैज्ञानिक अपने तारों को परिक्रमा करते हुए इन ग्रह ग्रहों में कभी भी जीवन में अस्तित्व का कई प्रमाण प्राप्त नहीं कर पाए, किंतु जीवन की खोज अभी भी जारी है। मतलब अभी तक ये पता नहीं लगा कि अर्थ के अलावा कहीं लाइफ है या नहीं है, अभी भी ये खोज चल रही है। ठीक है, तो अभी हमारा चैप्टर खत्म होता है तो हम इसका सारांश देख लेते हैं एक बार। सबसे पहले आकाश को क्षेत्रों में बांटा गया है जिन्हें तारामंडल कहते हैं। आकाश को किस पार्ट में बांटा गया है? क्षेत्रों में। ठीक है, इमेजिनेशन में, उस इमेजिनरी पार्ट में, उसको क्या कहते हैं? कॉन्स्टलेशन कहते हैं। इनमें ऐसे तारों का समूह सम्मिलित है जो पैटर्न बनाते हुए दिखाई देते हैं। मतलब क्या बनाते हैं? पैटर्न बनाते हैं। ध्रुव तारा उत्तर दिशा में लगभग अचल दिखाई पड़ता है। यह तारा उत्तर दिशा निर्धारित करता है, मतलब उत्तर दिशा में होता है।
सूर्य एक तारा है जो ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न करता है, हम ये पढ़ चुके हैं। ग्रह एक विशाल लगभग गोलाकार पिंड है, हाँ हमें पता है, जो सूर्य के चारों ओर घूमता है। सूर्य के चारों ओर कौन घूमता है? प्लैनेट्स घूमते हैं। और कितने प्लैनेट्स होते हैं? 9 प्लैनेट्स होते हैं, सॉरी 8 होते हैं। सूर्य से बढ़ती दूरी के क्रम में सौर परिवार में 8 ग्रह बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और वरुण होते हैं। पृथ्वी लगभग 1 वर्ष से में सूर्य की पूरी परिक्रमा करती है, मतलब जब पृथ्वी सूर्य के आसपास एक राउंड लगाती है, ठीक है, उसको क्या कहते हैं? 1 साल होता है। और जब खुद एक सर्कल कंप्लीट करती है खुद अपनी एक्सिस पे, तो क्या होता है? एक दिन होता है, यानी 24 घंटे। चंद्रमा पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह है। चंद्र हर एक ग्रह का क्या है? एक उपग्रह। जैसे चंद्रमा का पृथ्वी का क्या है? मून है। चंद्रमा लगभग 27 दिन पृथ्वी की एक परिक्रमा पूरी करता है। अब जब चंद्रमा घूमता है पृथ्वी के आसपास तो कितने दिन कंप्लीट होते हैं? 27 डेज। सूर्य तथा अन्य 8 ग्रह, उनके उपग्रह तथा अन्य छोटे पिंड जिन्हें क्षुद्र ग्रह और धूमकेतु सम्मिलित है, सब मिलकर सौर परिवार बनाते हैं। सब मिलकर क्या बनाते हैं? सोलर सिस्टम। हमारा सौर परिवार मंदाकिनी आकाशगंगा का अंग है। मतलब जो हमारा सोलर सिस्टम है वो किसका पार्ट है? मिल्की वे का। और मिल्की वे में कितने और भी करोड़ों प्लैनेट्स हैं, और पूरे ब्रह्मांड में और भी हजारों करोड़ों मिल्की वेज हैं जो हमें अभी तक हम इतना समझ नहीं पाए हैं और फाइंड नहीं कर पाए। तो आज ये चैप्टर कंप्लीट होता है। इसके हमने प्लैनेट्स के बारे में जाना है ना, स्टार्स के बारे में, कॉमेट के बारे में, ब्रह्मांड के बारे में, प्लैनेट्स और चीजें क्या होती है, ठीक है। अब ट्राई करिए, आप घर पे जाइए जितने भी कॉन्स्टलेशन आप 88 जो कॉन्स्टलेशन है उनको देखिए, ठीक है, उनकी इमेजेस निकालिए, ट्राई करिए उनको कैसे आप खुले आसमान में देख सकते हैं। इससे आपको क्या मिलेगा? और बेटर एक्सपीरियंस मिलेगा और इस चैप्टर को आप बेटर समझ पाएंगे। तो इसी के साथ मैं इस चैप्टर का एंड करता हूँ। थैंक यू।